पंकज सभी बच्चों को नमस्कार। इससे पहले हमने जनसंख्या के वृद्धि प्रारूप देखे कि किस तरह से अनेक शताब्दियों के दौर में गुजरने के बाद विश्व की जनसंख्या कैसे बढ़ी। औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या का तीव्र विस्फोट हुआ और उस जनसंख्या के तीव्र विस्फोट के कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार थे, पिछले वीडियो में हमने उसको समझा। आज एक छोटा सा बिंदु है जिसको आप सब भली भांति जानते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी बातें हमने पहले ही समझ ली हैं कि भूमि जो है वो नहीं बढ़ती, वो स्थिर है, जबकि भूमि के ऊपर लोगों की संख्या लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अगर यहाँ से अपन देखें किसी भी क्षेत्र की या किसी भी क्षेत्र विशेष की लोगों को पोषित करने की क्षमता क्या होती है, निश्चित है। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर का दायरा है, 1 किलोमीटर क्षेत्रफल की जो ज़मीन है वो 1000 लोगों को पोषण दे सकती है। वो ज़मीन तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन उस ज़मीन के ऊपर रहने वाले लोगों की संख्या तीव्रता से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़मीन अब इतने लोगों को पोषण देने के लिए सक्षम नहीं है। तो यहाँ से ये छोटी छोटी बातें अगर जोड़े तो हमारी थ्योरी यहाँ से बन सकती है कि किसी भी क्षेत्र विशेष की लोगों को पोषित यानी भोजन देने की जो क्षमता है वो क्या होती है, निश्चित होती है। आप देख रहे हैं कि जनसंख्या का जो बदलाव है वो खाद्य पदार्थों की तुलना में बहुत तीव्र गति से हो रहा है। या ये कहें खाद्य पदार्थ अगर 1 गुना में बढ़ते हैं तो जनसंख्या 2 गुना में बढ़ती है। इसका मतलब खाद्य पदार्थों की तुलना में जनसंख्या का बदलाव जो है वो तीव्र गति से हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत यहाँ अपन शामिल कर सकते हैं माल्थस का, जिन्होंने जनसंख्या और संसाधनों की तुलना करके बहुत ही शानदार वक्तव्य दिए माल्थस ने। और ये माल्थस का जो सिद्धांत है वो उन्होंने दिया था जून 1798 में, जबकि इसका प्रकाशन फिर दोबारा हुआ था लगभग 1800 के करीब। इसने क्या कहा कि खाद्य स्रोत की तुलना में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो गुणात्मक है, यानी इतनी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है जो हमें सोचने को क्या करेगी, मजबूर। फिर इन्होंने एक और यहाँ पर शानदार बात बोली है कि जनसंख्या बढ़ती है उसको बढ़ने दो, क्योंकि जनसंख्या का दबाव है वो प्रकृति अपने आप ही क्या कर लेगी, संतुलित। जब जब जनसंख्या बढ़ी है, जब जब पृथ्वी पर या धरातल पर जनसंख्या का क्या बढ़ा है, दबाव बढ़ा है, तब तब प्रकृति ने अपने आप को संतुलित करने के लिए क्या उत्पन्न की, प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें आप ज्वालामुखी शामिल कर सकते हो, भूकंप शामिल कर सकते हो, महामारियों को शामिल कर सकते हो। जो वर्तमान में चल रहा है कोविड-19, आप ये मान सकते हैं ये भी प्रकृति अपने आप को क्या कर रही है, संतुलित। तो माल्थस ने ये विचार जो है वो लगभग 1798 में बता दिया था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी कोई बात नहीं, प्रकृति अपने आप क्या कर लेगी, संतुलित। यानी जब जब जनसंख्या का दबाव प्रकृति पर बढ़ेगा प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, महामारियां आएंगी और वो प्रकृति अपने आप को संतुलित कर लेगी। एक बिंदु यहाँ पर अपन और जोड़ सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास की आपस में कभी नहीं बनती। यानी जब जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तब तब आर्थिक विकास अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब ये कहें दोनों का संबंध कैसा है, ऋणात्मक। ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा। अब हमारा जो मेन बिंदु है कि जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है, उसको समझने के लिए अपन पहले 2 बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। एक उस बिंदु पर चर्चा करेंगे जब जनसंख्या कैसी है, संतुलित है, यानी जितने धरातल है या जितने प्राकृतिक संसाधन है उसके अनुपात में ही जनसंख्या है। एक उस कंडीशन की बात करेंगे और एक उस कंडीशन की बात करेंगे जब जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हो जाए तो कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से कि जब जनसंख्या संतुलित है यानी आदर्श है, या ये कहें जितना धरातल है उसी के अनुपात में है, या ये कहें धरातल इतनी जनसंख्या को आराम से पोषित कर सकता है, तो आप कहेंगे जब जनसंख्या संतुलित है तो प्राकृतिक संसाधनों का वो जनसंख्या जो है वो अनुकूलतम प्रयोग करेगी, यानी श्रेष्ठता से प्रयोग करेगी। और जब प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूल प्रयोग हो जाएगा यानी उतनी ही जनसंख्या है जितने संसाधन है, तो फिर संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव क्या रहेगा, कम। और जब संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव कम रहेगा तो उस कंडीशन में जो समाज है या व्यक्ति है या राष्ट्र है उसके सर्वोत्तम आर्थिक विकास की क्या मिलेगी, संभावनाएं। ये तो है संतुलित परिस्थिति।
उसके बाद अपन देखते हैं कि अगर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ जाए या जनसंख्या में तीव्र गति से क्या हो जाए, वृद्धि, तो क्या होगा। अगर खाद्य पदार्थों की तुलना में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी तो क्या होगा। तो अभी अभी आपने कहा जब जनसंख्या संतुलित है तो प्राकृतिक संसाधनों पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव क्या पड़ेगा, ज़्यादा। लोग अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे, जो प्रकृति के अपन ये बोलें कि प्रकृति जो है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाले। अगर प्राकृतिक संसाधन ही कम हो जाएंगे तो फिर क्या बढ़ेगी, गरीबी, या ये कहें खाने को नहीं मिलेगा, क्या बढ़ेगी, भूखमरी, और जीवन का जो स्तर है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, निम्न। अगर जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा हो जाएगी तो भयंकर महामारियां फैलेंगी जो जनसंख्या को संतुलित करने का क्या करेंगी, काम। या अपन ये कहें प्राकृतिक संसाधनों का तीव्रता से ह्रास होगा, क्योंकि इतनी जनसंख्या को पोषित करने के लिए अंधाधुंध उसकी क्या होगी, उपयोगिता, या अंधाधुंध उसका दोहन होगा। और लास्ट में अपने छोटी क्लासों की बातें भी अपन इसमें शामिल कर सकते हैं कि अगर जनसंख्या इसी तीव्रता से बढ़ेगी तो प्राकृतिक गुणवत्ता में या पर्यावरणीय गुणवत्ता में भी क्या आएगी, कमी, जिसको आप प्रदूषण से जोड़ सकते हो कि जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो सभी प्रकार के क्या होंगे, प्रदूषण, जिसमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, सभी को शामिल कर सकते हैं। उसके आगे अपन देखते हैं। हाँ तो बेटा इसके आगे अपन एक छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। यहाँ से 1 नंबर का या 2 नंबर का कोई सवाल बन सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो ये छोटी छोटी क्लासों में हमने, छोटे वाली क्लासों में भी हमने देखा था कि कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, या परिवारों की संख्या में, परिवारों में व्यक्तियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो सारे बिंदु इसके अंदर अपन अगर एक जगह कलेक्शन करें तो सबसे पहला बिंदु इसमें लिखा है कि विवाह की आयु में वृद्धि करके, विवाह की आयु जहां 18 और 21 वर्ष है, अगर संभव हो तो इसको अगर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो उस दौरान जो है युवक और युवतियां जो है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके छोटे परिवार की महत्ता को समझ सकते हैं। यानी विवाह की आयु में वृद्धि करके भी हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला लिखा है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मतलब है जिन परिवारों की आर्थिक समृद्धि अधिक होगी तो उन परिवारों का शैक्षिक स्तर भी अधिक होगा, उन परिवारों की समझ भी अधिक होगी, तो फिर वो छोटे परिवारों को ज़्यादा महत्व देंगे। या अपन ये कहें कि जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक समृद्धि से भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा जो बिंदु है परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार करके, यानी यहाँ पर हम वो सारी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं छोटे परिवारों के संबंधित या सरकारी योजनाओं के संबंधित या महिला जो है कल्याण से संबंधित है या शिशु कल्याण से संबंधित है, अगर उन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाएं और अधिक जो संख्या वाले परिवार हैं या जिन परिवारों में अधिक बच्चे हैं तो उन परिवारों से अगर अपन उनको छोटे परिवारों की महत्ता के बारे में बताएं या फिर लोगों में समझ का विकास करें तो लोग उस समझ को समझकर भी अपन ये कहें कि छोटे परिवारों की महत्ता समझेंगे और जनसंख्या की जो वृद्धि है उस पर कुछ हद तक जो है वो पाबंदी लग सकती है। इन सभी में अगर अपन ओवरऑल देखें तो शिक्षा का जो प्रसार है वो अगर बेहतर हो जाएगा तो लोगों की समझ बढ़ेगी, और लोगों की समझ बढ़ेगी तो फिर वो बड़े जो परिवार हैं या जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक है, जिन पर आर्थिक दबाव ज़्यादा होता है, वो उसकी महत्ता समझेंगे और वो छोटे परिवारों को जो है वो महत्व देंगे। अगर और बिंदु अपन देखिए अगला, तो 2 बच्चों के जन्म के मध्य अंतराल रखकर, अगर 2 बच्चों के जन्म के मध्य थोड़ा सा अंतराल रखा जाए तो इससे भी जनसंख्या परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, माता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उसका जो स्वास्थ्य है वो अगर अंतराल अधिक होगा तो रिकवर करेगा, तो अगला जो बच्चे का जन्म है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा। अगला जो बिंदु अगर अपन शामिल करें कि जनसंख्या नियंत्रित करने के उपायों में, तो ये जो गर्भ निरोधक विधियां हैं इनको अपनाकर भी परिवार ये जो है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। और ये हमने पीछे वाले क्लासों में देखा कि गर्भ निरोधन की अनेक विधियां हैं, रासायनिक विधियां भी हैं, भौतिक विधियां भी हैं। आपने 2 नाम सुने होंगे गर्भ निरोधक विधियों में, एक नाम तो था ट्यूबेक्टोमी और एक नाम था वेसेक्टोमी।
ट्यूबेक्टोमी का मतलब है, इसको अपन सिंपली लैंग्वेज में बोले तो महिला नसबंदी बोल सकते हैं। वेसेक्टोमी का मतलब अपन इसको पुरुष नसबंदी समझ सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी में महिलाओं के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको धागे से बांध दिया जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से उस धागे को वापस भी खोला जा सकता है। अगर अवांछित स्थितियों में खोलना पड़े उस धागे को तो वापस खोला जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को धागे से बांध देते हैं। महिलाओं में जैसे नसबंदी होती है वैसे ही पुरुषों में भी नसबंदी होती है जिसको वेसेक्टोमी नाम देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, शुक्रवाहिनी को धागे से बांध देते हैं। तो दोनों में से, महिला में से या पुरुष में से कोई अगर एक नसबंदी वाली प्रोसेस को फॉलो करता है तो कुछ हद तक उस प्रक्रिया से भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। और महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी जो है, इस परिक्षेत्र को अगर विकसित करना है तो यहाँ लोगों को प्रोत्साहन देकर या ये कहें अच्छे लुभावने प्रोत्साहन देकर इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बना सकते हैं। और जब ये दोनों कार्यक्रम अधिक सफल होंगे तो कुछ हद तक अपन ये कहें कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर आगे लिखा है कि छोटे परिवारों की महत्ता को समझाकर अगर तुलनात्मक रूप से दो परिवारों की तुलना करके हम समाज में अगर लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि एक बड़े परिवार की तुलना में एक छोटे परिवार जो है वो अधिक सफल है, उनकी आर्थिक समृद्धि अधिक होती है, बच्चों को उचित शिक्षा दे पाते हैं, या कहीं वो छोटे परिवार जो होते हैं वो अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उनके सामने समस्याएँ कम आती हैं बजाय बड़े परिवार के। अगर ये सारे बिंदु जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल करने में लागू नहीं होते तो अगला जो बिंदु है वो उससे आप परिचित हैं कि सख्त कानून बनाकर, यानी हम दो हमारे दो जैसे कानून बनाकर और सरकारी जितने भी सरकारी अभियान है, सरकारी नौकरियां हैं, उनके ऊपर इसको सख्ती से लागू करके, जो लागू किया भी जा रहा है, जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर ये तो लास्ट हथियार है कि सख्त कानून बनाकर, उससे पहले इन सभी बिंदुओं से विवाह की आयु में वृद्धि करके, आर्थिक समृद्धि से, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार करके, शिक्षा का प्रसार करके, दो बच्चों के जन्म के मध्य अंतराल रखकर, गर्भ निरोधक विधियों को अपनाकर, छोटे परिवारों की महत्ता को समझाकर, या ये कहें लास्ट में अगर सख्त कानून बनाए अपन तो उससे भी जनसंख्या को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करें, कोई 2 या 3 कारक बताइए। चलो इससे आगे वाला अपन अगले वीडियो में देखते हैं, तब के लिए बने रहिए, धन्यवाद। बीच में लाइट। इसके आगे बेटा अपन एक महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, इस चैप्टर का लास्ट बिंदु अपन इसको मान सकते हैं। और ये मानिए अब तक इस चैप्टर में हमने जो जाना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये बनेगा, बोर्ड परीक्षा में भी यहाँ से एक अच्छा सवाल बन सकता है। तो बिंदु है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, या इसको जननांकीय चक्र भी बोलते हैं। तो इसको समझने से पहले कुछ बातें आपसे शेयर कर लें कि ये जो सिद्धांत है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, या कहें जननांकीय संक्रमण शब्द जो है वो सबसे पहले दिया था नोटेस्टीन ने, शब्द दिया नोटेस्टीन ने। लेकिन इस जननांकीय संक्रमण पर बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया और अपनी अपनी अवधारणाएं बताई। उनमें ब्लेकर, साइमन और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत पर अध्ययन किया। वास्तव में ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? ये 2 युगों की तुलना है, यानी पहले वाला काल और वर्तमान काल, कि पहले वाले काल में समाज किस तरह से था और वर्तमान स्थिति में समाज की स्थिति क्या है। समाज में ये जो बदलाव आया है ये कौन कौन सी अवस्थाओं में है, या अपन ये कहें इस जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग या उपयोगिता क्या है। तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, कैसी है, ये आकलन इस सिद्धांत से कर सकते हैं, और भविष्य में संसाधनों को देखते हुए या प्रवृत्ति को देखते हुए उस प्रदेश की जनसंख्या कितनी होगी इसका अनुमान भी अपन इस सिद्धांत से लगा सकते हैं। तो अपन इस सिद्धांत को चालू करते हैं और एक सिंपल तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में पहला बिंदु अपन यहाँ से थोड़ा सा याद कर लें, ये शब्द दिया नोटेस्टीन ने, और इसकी बहुत सारे लोगों ने, विद्वानों ने व्याख्या की। ब्लेकर है, साइमन है और भी बहुत सारे विद्वान।
हमसे अगर पूछ ले कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि किसी प्रदेश की जनसंख्या का अगर वर्णन है वो इससे किया जा सकता है, और भविष्य में उस प्रदेश की जनसंख्या क्या होगी इसका अनुमान इस सिद्धांत से लगा सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी या जनसंख्या घटेगी। ये सारी जानकारी इस सिद्धांत से लगा सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा जाने कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया, यानी कथन क्या था। तो अपन यहाँ पर समाज के 2 स्टेप ले लेते हैं, यानी पहले वाला समाज और वर्तमान समाज। अगर केवल अपन पहले वाले समाज की बात करें तो वो समाज परिवर्तित होकर वर्तमान समाज में आया है। पहले वाले समाज में लोगों की जो प्रवृत्ति थी या रहने की जो तरीके थे वो कौन से आवास में थे, ग्रामीण। वर्तमान जो समाज है उसमें नगरीय व्यवस्था आ गई है, यानी नगरों जैसी सुख सुविधाएं चालू हो गई हैं या नगरीकरण बढ़ा, यूँ मान लो। तो पहले वाला समाज जहाँ ग्रामीण था परिवर्तित होकर वर्तमान समाज कैसा हो गया है, नगरीय। पहले जहाँ लोगों का केवल प्राथमिक व्यवसाय था, यानी वो खेती करते थे, खेती हर समाज था। वर्तमान में औद्योगिक क्रांति से आजकल औद्योगिकरण हुआ है, टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। तो पहले जहाँ समाज खेती हर था, वर्तमान में वो कैसा हो गया है, औद्योगिक। पहले समाज के जो व्यक्ति थे अधिकतर क्या थे, अशिक्षित, और वर्तमान में शिक्षा का स्तर बढ़ने से वर्तमान समाज क्या हो गया है, शिक्षित। या ये कहें पहले वाले लोगों के पास खाने के जो संसाधन थे वो कम थे, खाने की जो वस्तुएं थी उनकी उपलब्धता क्या थी, कम। या ये कहें प्राकृतिक प्रतिकूलता ज़्यादा थी, विषमताएं ज़्यादा थी, तो लोगों के जीवन जीने की जो इच्छा थी वो क्या थी, कम। या अपन कहें जीवन प्रत्याशा निम्न थी पहले वाले समाज की, और वर्तमान में सुख सुविधाओं से लैस होने के कारण जीवन जीने की जो प्रत्याशा है वो क्या हुई है, ज़्यादा। तो इस सिद्धांत में ये कहा गया कि एक समाज जो पहले कैसा है, ग्रामीण है, खेतीहर है, अशिक्षित है, जहाँ जीवन प्रत्याशा क्या थी, निम्न, वो परिवर्तित हो गया और कैसा हो गया, नगरीय, औद्योगिक, शिक्षित, और जीवन प्रत्याशा क्या हो गई है, उच्च। जब समाज में ये बदलाव आया तो समाज में एक और भी बदलाव आया, जहाँ पहले उच्च क्या थी, जन्म दर, जहाँ पहले उच्च क्या थी, मृत्यु दर, वो भी बदल कर अब क्या हो गई है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो जब समाज में ये सारे बदलाव होंगे, ग्रामीण से नगरीय, खेतीहर से औद्योगिक, अशिक्षित से शिक्षित, और जीवन प्रत्याशा निम्न से अगर उच्च हो जाएगी, तो उस समाज के अंदर जो है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर जो है वो परिवर्तित होकर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में बदल जाएगी। ये जो सारा बदलाव है, उपरोक्त जो परिवर्तन है, ये विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, और उन सभी अवस्थाओं को अपन सम्मिलित रूप से एक नाम दे देते हैं कि जननांगीय चक्र। तो इस जननांगीय चक्र में कितनी अवस्थाएं शामिल हैं, इस पर अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों ने 5 अवस्थाएं बताई, लेकिन हमारी पाठ्यपुस्तक या सिलेबस में केवल कितनी अवस्थाओं वाले चक्र का अध्ययन करना है, 3 अवस्थाओं वाले चक्र। अगर इसको इसी से जोड़ें तो पहले वाली अवस्था प्रथम अवस्था है, हम अपन यहाँ से जान लें तो प्रथम अवस्था में समाज के अंदर क्या थी, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। तीसरी अवस्था अगर अपन वर्तमान स्थिति से जोड़ें तो तीसरी अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न क्या थी, मृत्यु दर। तो इन दोनों अवस्थाओं के बीच में भी एक अवस्था है जिसको सम्मिलित रूप से द्वितीयक अवस्था कहेंगे, जहाँ जन्म दर है वो क्या रहेगी, उच्च, लेकिन मृत्यु दर क्या होगी, कम। तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बदलाव कौन सी अवस्था में देखा जाएगा, द्वितीयक अवस्था में। यही कहें सबसे जो विस्तृत अवस्था है वो कौन सी है, द्वितीयक। तो इसको आगे समझते हैं अपन। हाँ बेटा चलो, हाँ बेटा, ये अब जननांगीय संक्रमण सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं और उसकी तीनों अवस्थाओं की अपन जानकारी लेते हैं। तीनों अवस्थाओं को समझने से पहले अपन एक थोड़ा सा एक ग्राफ से इस चीज़ को समझते हैं। ग्राफ के साथ इस चीज़ को समझते हैं कि जब आदिकाल में समाज और वर्तमान समाज में बदलाव किस तरह से आया। तो आपको पता आदिकालीन समाज जो है वो खेतीहर था, औद्योगिक विकास का जो स्तर है वो निम्न था, लोगों का औद्योगिक विकास भी कम था, खाद्यान्नों की उपलब्धता भी कम थी, तो वहाँ जन्म भी अधिक होते थे तो मृत्यु भी क्या होती थी, अधिक। तो इस अवस्था में जनसंख्या में बदलाव जो है वो ज़्यादा
तीव्र नहीं था या अधिक बदलाव नहीं था, या ये कहें जनसंख्या वृद्धि जो है यह इस अवस्था की है वो निम्न है। किस तरह से उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर में परिवर्तित होती है, ये सारी जानकारी अपन 3 अवस्थाओं के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर मैं मृत्यु दर को लाल पेन से और जन्म दर को नीले पेन से अगर शो करूँ तो पहले इस ग्राफ से इस चीज़ को समझते हैं कि पहले वाले समाज में या आदिकाल में उच्च क्या थी, मृत्यु दर, और उच्च ही क्या थी, जन्म दर। यानी ज़्यादा जन्म होते थे या जन्म दर ज़्यादा थी तो फिर खाद्यान्नों की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर भी क्या थी, ज़्यादा। तो दोनों जो है हमने पहले पढ़ा था कि जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है वो मृत्यु और जन्म और मृत्यु का जो अंतर है उससे डिसाइड करते हैं, जन्म और मृत्यु दर के अंतर से। तो अगर यहाँ दोनों ही उच्च हैं तो ये जो बदलाव है ये कम होगा, यानी जनसंख्या में वृद्धि जो है वो पहली वाली अवस्था में कम देखने को मिलती है। धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, नई नई तकनीकियाँ आई, खेती की जो उन्नत तकनीकी आई, लोगों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध होने लगे, तो उनका जीवन जो स्तर है वो निम्न से उच्च होता गया, या बोले उनके जीवन जीने की जो इच्छा है वो प्रबल होती गई और कौन कौन सी अवस्थाओं में वो गुजरे। तो पहली अवस्थाओं में हमने देखा कि दोनों ही उच्च है, जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। ये थी अवस्था फर्स्ट, जिस दौर में ये दोनों ही क्या थी, उच्च। अब थोड़ा सा अगर अपन बदलाव देखें कि जो बीच वाली अवस्थाएं हैं उसमें जन्म दर जो है वो ऊंची है, जन्म दर है वो उच्च ही है लेकिन घटती हुई। ये जो लाल वाला जो स्केल है ये बता रहा है कि जन्म दर जो है वो उच्च है लेकिन जन्म दर कैसी है, घटती हुई। इस दौरान चिकित्सीय सुविधाओं में वृद्धि होने से, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता से, या ये कहें कि महामारियों से, टीकाकरण से मृत्यु दर में क्या हुई है, कमी। तो ये बीच वाली जो अवस्था है इसमें मृत्यु दर क्या हुई है, कम। तो मध्य अवस्था में मृत्यु दर उच्च है, मृत्यु दर उच्च है, और चिकित्सीय सुविधा बढ़ने से या टीकाकरण बढ़ने से या महामारियों से निजात पाने के कारण इस दौर में जन्म दर है वो कम हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो दौर है जहाँ उच्च जन्म दर लेकिन घटती हुई और घटती हुई मृत्यु दर, ये जो दौर है यहाँ जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर अगर पूछ ली जाए सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था की है, दूसरी अवस्था की है। तीसरी अवस्था की बात करें तो तीसरी अवस्था में औद्योगिकरण से, नगरीकरण से, शिक्षा के विकास से जन्म दर भी निम्न हो गई और बाकी सभी सुविधाओं के कारण मृत्यु दर भी क्या हो गई, कम। तो जो तीसरी अवस्था है उसमें दोनों ही कम है, यानी जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी क्या है, कम। तो समाज 3 अवस्थाओं से गुजरा है, या 3 अवस्थाओं से ये जो जनसंख्या वृद्धि वक्र है वो गुजरता है। ये अवस्था फर्स्ट है जिसमें उच्च जन्म दर है, ऊंची क्या है, मृत्यु दर है। ये अवस्था सेकंड है जिसमें जन्म दर तो क्या है, उच्च है, लेकिन मृत्यु दर कैसी है, निम्न है और जन्म दर घटती हुई है। दोनों का अंतर देखें तो जनसंख्या में वृद्धि सबसे ज़्यादा सेकंड फेज में होगी। और तीसरी जो अवस्था है थर्ड, उसमें निम्न जन्म दर है, निम्न मृत्यु दर है। तो ये 3 अवस्थाएं हमने यहाँ पर देखी। थोड़ा सा इसी को ऊपर अपन देख लेते हैं कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं, अवस्था फर्स्ट, अवस्था सेकंड और अवस्था थर्ड। इन तीनों अवस्थाओं को अगर देखें तो पहली अवस्था में हमने यहाँ से देखा उच्च मृत्यु दर है, उच्च जन्म दर है, निम्न जीवन प्रत्याशा है। इस समय के लोगों की प्रवृत्ति जो है वो खेतीहर है या अशिक्षा का दौर था, तकनीकी कम विकास थे, तो जन्म भी ज़्यादा होते थे और मृत्यु भी ज़्यादा होती थी। या अपन ये माने 200 वर्ष पूर्व लगभग पूरा विश्व इसी अवस्था से गुजरा है, या कह दें वर्तमान स्थिति में जो पिछड़े हुए महाद्वीप हैं यह कहें जो आदिवासी क्षेत्र है वो इसी फेज में है, अवस्था फर्स्ट में। वहाँ उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है। अगर अपन तीसरी अवस्था की, लास्ट वाली अवस्था की अगर बात करें तो तीसरी अवस्था में निम्न जन्म दर है, निम्न मृत्यु दर है,
उच्च जीवन प्रत्याशा है, यानी इस दौर में तकनीकी का विकास ज़्यादा हो चुका है, चिकित्सा का विकास ज़्यादा हो चुका है, महामारियों पर व्यक्ति का कंट्रोल हो चुका है। तो इस अवस्था में दोनों ही चीज़ें घट गई। तो जितने भी विकसित देश हैं जो वर्तमान में विकसित स्थिति में है, जैसे कनाडा है, जापान है, यूएसए है, लगभग जो विकसित देश है वो वर्तमान में कौन से दौर से गुजर रहे हैं? तीसरी अवस्था से। जितने भी पिछड़े हुए देश है वो कौन सी अवस्था से गुजरे हैं? दूसरी अवस्था से। अब जब इससे पहले 5 फेज वाले जननांग के संक्रमण सिद्धांत को देखें तो दूसरी फेज में 3 फेज शामिल हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यानी इन तीनों अवस्थाओं को मिलाकर अपने अध्याय में अब इसकी एक ही अवस्था बना दी है, सेकेंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे विस्तृत अवस्था कौन सी है तो आप बोलोगे सेकेंड। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक वृद्धि जनसंख्या में कहाँ होती है तो भी क्या बोलोगे? सेकेंड। जनसंख्या वृद्धि जो है सबसे कम कहाँ होती है, या जनसंख्या वृद्धि दर कम नोट होती है अवस्था फर्स्ट में, या जनसंख्या में यहाँ कमी नोट होती है, यानी जनसंख्या लगभग स्थिर हो गई है कौन सी अवस्था में? तीसरी में। तो तीसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि बहुत कम है, यानी जनसंख्या स्थिर हो गई है या घटती हुई प्रवृत्ति है। जबकि पहली अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर कम है, मृत्यु दर उच्च होने के कारण, जन्म दर उच्च होने के कारण। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो है वो अवस्था सेकेंड में नोट करेंगे, और सबसे विस्तृत अवस्था है वो भी सेकेंड अवस्था है। यानी यहाँ से अपने तीनों अवस्थाओं की चर्चा की, अवस्था फर्स्ट, अवस्था सेकेंड और अवस्था थर्ड। अवस्था फर्स्ट वो है जहाँ उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर और निम्न जीवन प्रत्याशा वाला दौर था। थर्ड अवस्था वो है जिसमें निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जीवन प्रत्याशा थी। बीच वाले जो अवस्था है सेकेंड, उसमें जन्म दर तो उच्च है, जन्म दर तो उच्च है लेकिन वो घटती हुई है, और मृत्यु दर में लगातार क्या होती है? कमी। तो सर्वाधिक जो चीज़ें नोट की गई वो अवस्था सेकंड में है, सर्वाधिक विस्तृत अवस्था भी सेकंड है, और जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि सर्वाधिक वो भी होती है सेकंड अवस्था में। अब इन जनरल नॉलेज आपसे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि इन तीनों अवस्थाओं में भारत कौन सी अवस्था में है, तो जब अपन 5 अवस्थाओं वाले जननांग के संक्रमण सिद्धांत को देखते हैं तो भारत तीसरी अवस्था में आता है, और तीसरी हमारे अध्याय में कौन सी अवस्था में शामिल है? दूसरी में। तो अगर अपन यहाँ देखें कि भारत की स्थिति कौन सी है वर्तमान में, तो भारत दूसरी अवस्था के दौर से गुजर रहा है, जबकि जितने भी विकसित देश हैं वो तीसरी अवस्था के दौर में गुजर रहे हैं, और जो पिछड़े या आदिवासी इलाके हैं वो अवस्था फर्स्ट के दौर से गुजर रहे हैं। तो इस तरह से जननांग के संक्रमण सिद्धांत या जननांग के चक्र से हम किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में किस तरह से बदलाव आएगा, किसी प्रदेश की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, इसके पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। जनसंख्या में बदलाव आने से उनके रहन सहन, उनके जीवन का स्तर सब किस तरह से परिवर्तित होते, ये तीनों अवस्थाओं के माध्यम से हमने देखा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड, जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व। इससे संबंधित बहुत सारे बिंदु हमने देखे। इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न जो है उनका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।